क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो ये पहला अध्याय है कक्षा 10वीं के विज्ञान का। इंग्लिश मीडियम में है बेसिकली, बट कोशिश रहेगी जहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों ही एक साथ आ जाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि एग्जाम जो है उसके अंदर दोनों ही लैंग्वेज जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करें। इससे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल स्टडी ब्लॉग एजुकेशन को, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फटाफट इस चैप्टर को समझेंगे हम। इसके अंदर इस पूरी पीपीटी के अंदर जो है चैप्टर को समझाया गया है, तो कोशिश रहेगी और उम्मीद भी रहेगी कि आप इसको समझेंगे और हम इसको समझा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये पर्दा हटा और हमारा पहला पॉइंट जो है वही सोचने पे मजबूर करेगा आपको, वो है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। बेसिकली ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस है क्या? क्या आपके आसपास केमिकल रिएक्शंस होते हैं? सोचिए, आपके आसपास इतने बदलाव होते हैं, क्या उनमें से बदलाव केमिकल रिएक्शंस हैं या फिजिकल रिएक्शंस हैं? बेसिकली केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है ना? तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे चेंजेस जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, जिसको वापस जो है नहीं किया जा सकता। जैसे कोई लकड़ी है, अगर उसको एक बार जला दिया गया तो वो राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, ठीक है, उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, वो केमिकल चेंज है। लेकिन उसी लकड़ी को अगर काट के 2 हिस्सों में कर दिया जाए तो वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि दोनों ही हिस्सों के क्या है, जो कैरेक्टर है वो अभी भी सेम है। ठीक है, दोनों हिस्सों की विशेषताएं जो है वो अभी भी सेम है, लेकिन राख बनने के बाद उसकी विशेषता जो है वो सेम नहीं रहेगी। इसी प्रकार से आपके आसपास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि दूध, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के समय में घर के तापमान के में दूध का रखना वो एक केमिकल चेंज है, उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। आयरन तवा, लोहे का तवा आप सभी के घर में होता है जिस पर आप रोटियां जो है बनाते हैं, सेकते हैं। या लोहे की कीट, जब इसको हमीड एटमॉस्फेयर के अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर जंग लग जाता है, ये आपको मालूम है। तो लोहे में जंग लगना, क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल? देखिए, केमिकल चेंज है ये। ठीक है, हमीड एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं जो है ह्यूमिडिटी है, वाटर ड्रॉपलेट है या ऑक्सीजन है, जिसके कारण उस लोहे की चीज में जो है जंग लग गया। ग्रेप्स का फर्मेंटेड होना, खाने का पकना। हम जो सांस लेते हैं, वी रेस्पायर, हमारे श्वसन क्रिया जो हम सांस लेते हैं वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हम जब सांस के द्वारा ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं बॉडी के अंदर, उसके बाद उसमें से जो है एनर्जी को ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर बॉडी के अलग अलग सेल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, इसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। और जो हम खाना खाते हैं, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो आपने देखा किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन है, ये कुछ ही उदाहरण है, इसके अलावा तरह तरह की चीजें केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को हम डेफिनेशन के रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये देखिए, whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction यानी कि परमानेंट चेंज जो है has taken place which can be expressed symbolically by a chemical equation। whenever a chemical change occur, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि हम उसको कब बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, जब उसमें कोई परमानेंट चेंज आपको देखने को मिलेगी। परमानेंट चेंज मतलब उसका परमानेंटली ही चेंज हो जाना, वुड का जला करके ऐश बन जाना यानी कि उसका राख बन जाना एक परमानेंट चेंज है। अब उस राख से जो है दोबारा उस लकड़ी को नहीं बनाया जा सकता, तो ये एक परमानेंट चेंज है और इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ उसके सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के, तो सिंबल्स के द्वारा जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है और उसके ये केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, मान लीजिए कि कोई ए एलिमेंट है, कोई बी एलिमेंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया गया, मतलब मिलाया गया, और कोई सी एक एलिमेंट बन गया इसके अंदर, बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। बट फिर भी आप समझिए केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पर रिएक्शन से पहले जो चीजें रखी गई थी इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अभिकारक हिंदी में बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी वो चीजें जिनका अभी इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए, रिएक्ट कराने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और जो आपको इनके रिएक्ट होने के बाद मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है,
ये कई बार प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं, कई बार एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको अभी हम समझ लेंगे आगे बहुत ही आसानी से जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या कहलाते हैं, यानी कि रिएक्शन से पहले जो भी एलिमेंट हमने लिए हैं जिसको अभी हम रिएक्ट करवाएंगे, जिनका रिएक्शन अभी हम करवाएंगे या जिनके बीच रिएक्शन होगा, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और उनके रिएक्शन के बाद हमको जो भी चीज मिलेगी वो क्या होता है, प्रोडक्ट। इसको हिंदी में उत्पाद बोलते हैं और रिएक्टेंट को अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो देखा आपने कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, एक परमानेंट चेंज। इसको हम सिंबल के द्वारा जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एक केमिकल इक्वेशन के अंदर। आगे देखते हैं आगे हमें और क्या बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। What happens when magnesium ribbon burns in air? क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है। ये सवाल भी है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ये पूछा भी जाएगा। ठीक है, अभी हम इमेज भी देखेंगे। तो बोला ये जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम हवा में जलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखिए, When magnesium burns in air, जब भी मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो हवा में ऑक्सीजन होता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना आग लग ही नहीं सकती है। द ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, मेटल एलिमेंट है, ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। हाउएवर फॉर दिस रिएक्शन टू अकर हीट मस्ट बी अप्लाइड, यानी कि आपको अगर ये रिएक्शन करवाना है तो आपको हीट जो है अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इमेज देखिए, मैग्नीशियम लिया जो कि एक मेटल है, सॉलिड होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम के अंदर जब ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करता है, यानी कि ये दोनों हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, अभिकारक है ये। और इनके बीच में जब रिएक्शन हुआ, किसके द्वारा करवाया गया भाई, हीट के द्वारा। आपको यहाँ पर साफ साफ पता लगा है, बिना जलाए तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जलाया गया है इसको। तो जलाने के बाद ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड है, यही प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जिसका प्रोडक्ट हमको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है। यानी कि मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो एक ऑक्सीडेशन का काम करता है, ऑक्साइड की एक लेयर लगती है। अब एक सवाल इसमें से ये पूछा जाता है कि जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उससे पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, ठीक है, और आपके एटमॉस्फेयर में एयर है, यानी एटमॉस्फेयर में तो एयर होगी ना, और एयर में कहीं ना कहीं क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन से जो है उसका रिएक्शन होता रहता है, चाहे वो स्लो हो चाहे तेज हो, बिना हीट के भी होता है। अब हीट आग जला के ही नहीं मिलती, टेम्परेचर को बढ़ाने से भी हीट मिलती है। तो रूम टेम्परेचर के टाइम पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो उस मैग्नीशियम मेटल से जो है रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसकी ऊपरी सतह पर, यानी ऊपर के सरफेस पर या लेयर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिस कारण जो है बाद में इसको जब आप जलाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें आग नहीं लगेगी। तो आप क्या करेंगे, इसको घिस लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या करा जाता है, घिसा जाता है थोड़ा सा, ताकि ऑक्सीडेशन की यानी ऑक्साइड की जो वो लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो उसमें से हट जाए। जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटेगी फिर उसमें आग लगाएंगे तो वो इजिली जल जाएगा। तो मैग्नीशियम जो कि सॉलिड होता है, एक मेटल है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको भी आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर 2 होगा तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम को आपको 2 करना पड़ेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, इसी को बैलेंस कहते हैं। उससे पहले आपको ये समझना है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक व्हाइट कलर की फ्लेम जलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या होता है, व्हाइट कलर की फ्लेम, यानी कि उसकी लौ जो है वो सफेद कलर की जलती है। ये हो गया। मैग्नीशियम रिबन को क्यों घिसा जाता है, क्यों साफ किया जाता है, उसका भी रीजन ये है कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो बनी होती है, जिस वजह से उसमें आग नहीं लग सकती। ठीक है, तो उसको दोबारा से क्या किया जाता है, उसको घिसा जाएगा ताकि वो लेयर जो है वो हट जाए और उसमें इजीली आग जो है वो लग जाती है। तो ये तो हो गया मैग्नीशियम रिबन के बारे में। आगे देखिए, आगे है कि व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ चीजें जो है वो नोटिस की जाएगी। जैसे कि अभी हमने मैग्नीशियम के अंदर क्या करा था, आग लगाई थी। तो आग लगाने पे हमने एक चीज देखा था कि भाई हीट जनरेट हुआ था। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीजें जो है वो होती है।
तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो देखिए, या तो वो जो एलिमेंट है, वो जो पदार्थ है, वो जो मैटर है, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा? वो स्टेट को चेंज कर लेगा। जैसे कि आइस, ठीक है, आइस जो कि सॉलिड होता है, इसको हीट करो, इसको हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, किस वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि भाई हीट दी है उसको। या तो उसके कलर में चेंज हो सकता है भाई, डेफिनेटली। आयरन, आपने अभी देखा था कि कील जो होती है, आयरन नेल्स जो है, वो किस कलर के आप लेकर के आते हो? जैसे ही वो हमिड एटमॉस्फेयर के अंदर होता है तो उसके अंदर जंग लग जाता है और वो ब्राउन कलर का हो जाता है, मतलब उसके अंदर कलर का चेंज हुआ। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई ना कोई गैस निकल सकती है किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। डेफिनेटली कोई ना कोई गैस जो है वो रिलीज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम जो सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं, अंदर जाने के बाद भी हम गैस रिलीज करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। एवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है। और चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान में भी चेंज आ सकता है, या तो तापमान बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो कुछ मेजर 4 ऐसे पॉइंट है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो चेंज देखने को मिलते हैं। या तो किसी मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, या उस मैटर के कलर में जो है चेंज देखने को आपको मिलेगा, या फिर उसमें से कोई गैस, यानी उस रिएक्शन में से किसी गैस का जो है निकलना हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है, या फिर उसके टेम्परेचर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो मेजर 4 चीज़ें जो है वो, इनमें से कोई भी एक चीज़ या 2 चीज़, मेजरली जो है ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैटर का स्टेट चेंज करना, उसका कलर का चेंज होना, या फिर उसमें से किसी गैस का निकास होना, एवोल्यूशन होना, या फिर टेम्परेचर का चेंज हो जाना, चाहे वो बढ़ भी सकता है या वो घट भी सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे किताब में अगला जो पॉइंट है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को करना है बैलेंस। अब तक आपने केमिकल इक्वेशन को तो समझ लिया होगा कि केमिकल इक्वेशन बेसिकली है क्या। कोई भी रिएक्टेंट जब किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको दे करके जाता है। ठीक है, और इन सभी के अंदर जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो कोई ना कोई एलिमेंट होता है, डेफिनेटली। ठीक है, अब एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं जिनकी नंबरिंग होती है, इतने एटम्स, इतने एटम्स, इतने एटम्स। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं। तो माना ये जाता है कि भाई देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 100 ml पानी, इसको ग्राम में लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए, और इसके अंदर 5 ग्राम जो है आप चीनी मिलाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट तैयार होता है यहाँ पर, जिसका नाम है मीठा पानी, इसको बेसिकली मीठा पानी कह सकते हैं, इसका वेट यानी कि मास कितना होना चाहिए? 105 ग्राम। चीनी भी तो उसके अंदर ही है ना, लेवल तो अब होगा नहीं वाटर का, लेकिन चीनी उसके अंदर ही है। क्योंकि मास के लिए ना एक नियम है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अ बैलेंस इक्वेशन इज वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। मतलब जितने भी रिएक्टेंट के टाइम में, यानी रिएक्शन कराने के लिए आप जिन एटम का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी जो नंबरिंग है, जितनी भी संख्या लेकर के आए हो आप, आपके प्रोडक्ट में भी आपको उतना ही मिलना चाहिए। यह हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जिसमें यह कहा जाता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत दौरान मास, द्रव्यमान को ना ही घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए उसकी संख्या को हमेशा इक्वल रखा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, जब इनका रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है H2O, जो कि वाटर है, यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि H2 और O2 दोनों के दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है, और H2O जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है जो हमको मिला है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ना 2 हाइड्रोजन के एटम्स लिए थे, ऑक्सीजन के भी मैंने 2 एटम्स लिए थे, आपस में मिला है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिले और ऑक्सीजन का 1 ही एटम्स मिला। ठीक है, वाटर तो H2O होता है, ये तो हमें पता है। यानी रिएक्टेंट में, मतलब मैं 2 हाइड्रोजन लेकर के आया था, 2 ऑक्सीजन के एटम्स लेकर के आया था, मैंने इनको आपस में मिलाया, तो मेरे को प्रोडक्ट में मिला 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन। तो भाई 1 ऑक्सीजन कहाँ गया? ठीक है, तो रिएक्शन के दौरान तो वो निकल गया, लेकिन हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बैलेंस इक्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल इक्वेशन, एनी केमिकल
रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास होता है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है, वो चेंज नहीं होगा। जबकि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन का चेंज हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करके लिखेंगे, और यही आपको इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए आपको इसके कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना है, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसके बीच में आपको कहीं नहीं लिखना, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी आपके 2 हाइड्रोजन है, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट की तरफ 2 हाइड्रोजन इक्वल है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट की तरफ 2 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट की तरफ केवल 1 ही ऑक्सीजन है, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो आपको ये नहीं करना कि आप इसके आगे आप क्या करोगे, कोफिशिएंट 2 लगा दोगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना, बैलेंस करने के लिए आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना ऐड करेंगे, ना डिवाइड करेंगे, ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, केवल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, 1 कोफिशिएंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, इसकी संख्या से, तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये तरीका जो है गलत है। मेरे को क्या करना है, H2O एक पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, मेरे को इसके आगे लगाना है। तो मैं जब आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर 2 हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 2 जा 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4 हो गया, तो इस तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। जबकि इधर ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो मेरे को हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 2 जा 4। अब फिर से काउंट करेंगे, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी 2। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम बैलेंस क्यों करते हैं, उसका रीजन सिंपल सा ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता, ठीक है, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं इसको एक बार और लिखता हूं, इसको हम जैसे कि H2O था। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, ये बैलेंस नहीं है, जबकि रिएक्शन तो यही है ना, ये बैलेंस नहीं है, जबकि रिएक्शन तो यही है। तो ऐसे इक्वेशन को जो बैलेंस नहीं होता, इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसे इक्वेशन जो बैलेंस हो जाते हैं, इसको बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको इस चैप्टर में इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेकर के आएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें केवल समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे जिस भी एलिमेंट के, प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। और ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट से मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत द्रव्यमान ना ही सृजित हो सकता है, ना ही उसका विनाश हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे यही है बैलेंसिंग इक्वेशन। हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं, तो मैंने बताया था आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, जिसमें मास क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। इसीलिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इसी वजह से क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो भी आपने इस्तेमाल किए हैं, उनके एटम्स के नंबर जो है वो सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, ठीक है। इसलिए हमारे को स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि ऐसे रिएक्शंस, ऐसे केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन जो बैलेंस नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ 1 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 1 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बिना बैलेंस करे आप कोई भी इक्वेशन को छोड़ करके नहीं आएंगे, चाहे आपका एग्जाम हो, यूटी हो, कॉपी में लिखना हो, कहीं भी। हमेशा आपको क्या करना है, इस प्रकार से बैलेंस करके लिखना है, जैसे नीचे लिखा हुआ है। तो 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 1 मैग्नीशियम है, किंतु यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है। तो मैं ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसके कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, पर यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, जबकि मैग्नीशियम इधर कितना था, हमारा 1 था। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और हर बार हर एलिमेंट को आपको इक्वल करने के बाद उस पूरे इक्वेशन को चेक करना है, ताकि गलती ना हो, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। और बड़ा ही आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ये हो जाएगा। तो हम बैलेंस क्यों करते हैं ये भी आपने समझ लिया, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं उसको हम बैलेंस करते हैं, क्यों करते हैं ये भी आपको पता चलेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लिया। केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हमने जान लिया, जो कि 4 मेजर कॉज थे, जैसे कलर का बदल जाना, टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, किसी गैस का रिलीज हो जाना, या फिर मैटर का अपने आप में स्टेट को चेंज करना। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। इसके उपरांत हमने जान लिया कि बैलेंस इक्वेशन किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये काफ़ी ज़रूरी था। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? तो भाई जैसे हम लिख रहे थे A प्लस बी, बोले तो एक A एलिमेंट है, एक B एलिमेंट है, इससे कोई एक ही चीज बनी है, यानी कि आपको एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस आपको मिलेगा, जबकि आप रिएक्टेंट के दौरान एक से ज्यादा सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट तो एक से ज्यादा होंगे, लेकिन रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? केवल एक ही होना चाहिए। ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। स्टेट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुनेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाटर मिला है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ये क्या बना देगा? CaOH2। ये कॉमन 2 है, यानी कि यहाँ पर O भी 2 है, H भी 2 है, कॉमन निकाल के हमने 2 बाहर निकाला। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, और साथ में हीट को ये रिलीज कर देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक एलिमेंट लिया था ये, एक एलिमेंट लिया था ये। ठीक है, यानी कि A प्लस बी, एक से ज्यादा जो है रिएक्टेंट है यहाँ पर, और प्रोडक्ट मिला हमारे को केवल एक, यानी कि इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी क्विक लाइम के अंदर जब वाटर मिलाया जाता है तो वो क्या बना देता है? स्लेक्ट लाइम बना देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, वो ये है कि जो स्लेक्ट लाइम है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। ठीक है, जो रिएक्शन ऊपर वाले के द्वारा जो है वो दिखाया गया है, ये तो यहाँ पर काम नहीं आएगा। ये ऊपर जो हमने क्या बनाया भाई, प्रोडक्ट हमारा क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेक्ट लाइम। ये व्हाइट वॉशिंग के लिए जो है काम आता है। आपकी दीवारों पे पेंट होती है सफेदी, उसमें क्या यूज किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाया जाता है? वाटर मिलाया जाता है, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस लिए काम आता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है। 1 नंबर का सवाल है आपका, ये ध्यान रखेंगे आप। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये काफी धीरे धीरे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंस होता है, इससे रिएक्ट करता है और काफी पतली एक लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों के ऊपर। आपकी दीवारों के ऊपर, यानी कि आपकी दीवारों के ऊपर क्या लगाया जाएगा जब सफेदी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ऑक्सीजन है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड से जब ये रिएक्ट करेगा, देख रहे हैं यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यानी कि सफेदी के 2 से 3 दिन बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये काफी स्लोली रिएक्ट करता है। और इसकी वजह से, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपका जो दीवार है, ठीक है, जो वॉल है जिस पर आपने अभी सफेदी करी है, उस पर शाइनी फिनिशिंग आती है। आप देखते होंगे कि वो एकदम शाइन करता है। ठीक है, तो ये कैसे काम आता है ये आपको देखने को मिल गया। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ना, इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको जो है एग्जाम के टाइम में समझ में इजीली आ जाए। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप है, इसमें बेसिकली क्या होता है? एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते वक्त एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसमें जब वाटर को मिलाया जाता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेक्ट लाइम। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक एक एग्जांपल तो आपको सभी का याद करना है। अब मजेदार बात ये थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है, सफेदी के लिए आपकी दीवारों पर इसी का काम किया जाता है। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये फिर रिएक्ट करता है। कौन करता है? कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, क्योंकि व्हाइट वॉश के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हवा में प्रेजेंस है, एक तो ये स्लोली रिएक्ट करता है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसको रिएक्शन करते करते और अपने रिजल्ट को यानी कि प्रोडक्ट को दिखाते हुए। तो इसका प्रोडक्ट ये आता है, यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, इसका प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, जो कि आपकी दीवारों को शाइनी फिनिश देता है। तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है नोट करने के लिए, है कि नहीं? मार्बल के लिए भी भाई यही, मार्बल्स देखते हो ना आप, एकदम शाइन करते हैं, क्या है वो? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो पहला टाइप अपने यहाँ पर पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात थी तो इसके लिए जो है आपको ये ध्यान रखना जरूरी था कि व्हाइट वॉशर के लिए जो चीज यूज की जाती है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो आपकी दीवारों को शाइनी फिनिश देता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है 2 से 3 दिन के अंदर। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल, जैसे कि कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल, जिसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है। कोयला क्या है? कार्बन है, जो कि सॉलिड होता है। कोई भी चीज जल रही है मतलब ऑक्सीजन कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज करेगा। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये रहा, एक रिएक्टेंट ये रहा, 2 रिएक्टेंट मिलकर के केवल एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और ये क्या बना रहा है आपको? वाटर ला करके दे रहा है, यानी कि 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन है, जबकि ऊपर वाला बैलेंस है। एक कार्बन था, 2 ऑक्सीजन थे, प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मिले हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर आपने देखा 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल इक्वल है, हम मानते हैं इस बात को, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे हम आपसे। लेकिन ऑक्सीजन भैया कहाँ गया हमारा? यहाँ 2 ऑक्सीजन था, हमारे रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है ना, जबकि प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है? केवल 1 है। तो भैया बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो हमने ये बैलेंस कर दिया। क्या सही है? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला? आपको हर बार बैलेंस करने के बाद दोबारा से चेक करना है। जैसे ही मैंने आगे 2 लगाया तो मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया, जो कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेरा इक्वल हो गया। लेकिन मेरा हाइड्रोजन प्रोडक्ट के अंदर मेरा हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया है, जबकि यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन 2 ही है। इसको भी मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप चेक करिए, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया है। तो स्केलेटल पे नहीं छोड़ना, आपको बैलेंस करना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, ये क्रश करा और ये गया, वाह। आगे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए नाम से ना कुछ चीज समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होंगे। आप ठंड के टाइम में ना थर्मल क्लोथ्स आते हैं ना, गर्म कपड़े, क्या है? हीट है उसके अंदर। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या मिले? आपको हीट रिलीज होता हुआ मिले, यानी कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या आना चाहिए? हीट आना चाहिए। तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखिए नेचुरल गैस जो हमारे घर में LPG आती है, ठीक है, मीथेन गैस होती है इसके अंदर CH4, यही है मीथेन गैस CH4, जो कि गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्योंकि जलाया गया है तो भाई ऑक्सीजन डेफिनेटली इसके अंदर लगेगा। तो जब जलता है तो क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर रिलीज करता है, प्लस में हीट रिलीज करता है। और हम इसी का इस्तेमाल करते हैं ना भाई, रोटी वोटी बनाने के लिए। खाना बनता है आपके घर में किससे बनता है? कार्बन से, वाटर से, हीट से बनाते हो। देखो यहाँ पर इसके प्रोडक्ट में हीट रिलीज हुई, कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक। हीट थर्मल, हीट थर्मल, हीट थर्मल, हीट थर्मल, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब भी बाहर का होता है, भारी मतलब एक्सो, ठीक है। बाहर मतलब क्या होता है? एक्सो। एक्सोस्फेयर है ना भाई, एटमोस्फेयर की 5वीं लेयर एक्सोस्फेयर, बाहरी लेयर एकदम। तो बाहर क्या निकलेगा? थर्मल सॉरी, जो कि हीट। तो हीट अगर आपके प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कि मीथेन गैस को, जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। बेसिकली ये इतना हीट होता है कि गैस की फॉर्म में रिलीज होता है, वाटर वेपर की तरह निकलता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता, प्लस में हीट, और इसी हीट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक। दूसरा है रेस्पिरेशन। भाई हम भी तो सांस लेते हैं, और हमने पढ़ा था वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में, और हीट भी तो क्या है? एक एनर्जी है। हीट भी क्या है? एक एनर्जी तो है। तो एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। C6H12O6 जो कि एक्वस है, ये जो है क्या ग्लूकोज होता है, बेसिकली हमारा न्यूट्रिशन है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है ये बेसिकली, ठीक है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा जो कि हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, वाटर रिलीज करेगा जो कि हम पसीने के द्वारा बॉडी से बाहर निकालते हैं। साथ में क्या मिलता है हमारे को, एनर्जी, और हीट भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी जो है वो भी एक हीट का रूप लेती है। एनर्जी के लिए भी एक बात कही जाती है ना कि एनर्जी ना ही बनती है ना ही मिटती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। हीट से लाइट में हो जाएगी, लाइट से मैकेनिकल में हो जाएगी, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में हो जाएगी, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो प्रोडक्ट के रूप में, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक और होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो थर्मिक दोनों के अंदर आ रहा है, दोनों में थर्मिक का मतलब वही है, हीट ही है। हीट मतलब एनर्जी। यहाँ पर आपको हीट भी देखने को मिल रहा होगा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये एनर्जी है, ये ध्यान रखना, ये एनर्जी की फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि ऐसे रिएक्शंस जिसको करने के लिए आपको हीट की, लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि इनके रिएक्टेंट के मतलब रिएक्शन के दौरान या तो आप किसी चीज को गर्म करके अलग कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, या किसी चीज को लाइट के द्वारा, ठीक है, जैसे सनलाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जैसे आप लोग जो है ठंड के टाइम में पानी गर्म करते होंगे, वो रॉड डाल करके, इलेक्ट्रिकल रॉड जो आते हैं वो वाले, वो डाल करके कर रहे हैं, तो भी क्या कहलाएगा वो एंडोथर्मिक। यानी कि रिएक्शन के दौरान अगर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इन फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, तो एंडोथर्मिक। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे BaOH2 NH4Cl क्या रिलीज कर रहा है, BaCl2, यहाँ पर इसने हीट का इस्तेमाल किया है इसको अलग करने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल है एंडोथर्मिक के, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपको ध्यान होना चाहिए और एक एक एग्जांपल तो आपको पता ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर आगे आएगा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने जोड़ दिया, अब हम इसको तोड़ देंगे। यानी रिएक्टेंट के अंदर हमारे को एक सब्सटेंस मिलेगा, यानी कि इस वक्त हमारा रिएक्टेंट जो है वो एक होगा, और इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एक से ज्यादा सब्सटेंस क्रिएट करके देगा हमारे को, ठीक है। यानी कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि रिएक्टेंट जब हमको प्रोडक्ट के रूप में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या मैटर हमको प्रोवाइड करेगा, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डीकम्पोज करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसा कि अभी जस्ट हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इनके द्वारा चीजों को अलग किया जाता है। अभी हम इसमें अलग करेंगे, ठीक है। तो अलग करते हैं, तो पहला हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, यानी हीट के द्वारा आप किसी चीज को क्या करोगे, अलग करोगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आप किसी चीज को अलग करोगे, ठीक है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाता है, यानी कि एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, उसके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। तीसरा होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन कैरिड आउट हो जाए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के रूप में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि तीनों चीज के नाम अभी हमने एंडोथर्मिक के पढ़े थे ना, ये तीनों ही एंडोथर्मिक के एग्जांपल है। इनके भी एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर फेरस सल्फेट, यानी कि ये आयरन है और सल्फर है, ठीक है। देखो FeSO4 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबको बैलेंस करके लिखा गया। FeSO4 ये एक हमारा रिएक्टेंट है, केवल एक ही रिएक्टेंट है। डिकम्पोजिशन की क्या कंडीशन होती है कि रिएक्टेंट केवल एक होना चाहिए, रिएक्टेंट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। देखो इसको हीट करा तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसका किया गया है, तो ये इसने बनाया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर अलग हो गया इसके अंदर से, ये अलग हो गया इसके अंदर से। तो 1 से 2 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा बेसिकली, सॉरी 1 से ज्यादा यहाँ पर आएगा, 1 से ज्यादा इसने हमको प्रोडक्ट दिए हैं, किसके थ्रू, हीट के थ्रू, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। यहाँ पर देखो कलर का भी चेंज हुआ, ये ग्रीन कलर का था, फेरिक ऑक्साइड अब रेड ब्राउन कलर का हो गया। और हमने पढ़ा था जब भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर चेंज भी हो सकता है, और ये हुआ। दूसरा है CaCO3, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। CaCO3 इसको हीट करा, यहाँ पर आप फिर से देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट जो है यहाँ पर एक ही है, CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन। इसको फिर हीट करा, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन इसका किया गया, इसने बनाया क्विक लाइम, यानी CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसने गैस रिलीज करी। तो 1 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देख करके आपको पहले तो ये पता कर लेना कि कंपोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और अगर मान लो कि इनके अंदर हीट रिलीज हो रही होती तो ये हो जाता एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
लेकिन आप देख रहे होंगे कि इनको अलग करने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज तो हम कर रहे हैं लेकिन वाया थर्मल, ठीक है, हीट के द्वारा। उसके बाद है लीड नाइट्रेट NO3, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर 2 है, सेम है यहाँ पर भी रिएक्टेंट हमारा एक ही है, और प्रोडक्ट जो है वो हमारा जो है एक से ज्यादा है, लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और बाद में ऑक्सीजन भी इसमें से रिलीज हो रहा है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। पहली बात तो ये कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसका पहला टाइप हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो, ये तीनों के तीनों एंडोथर्मिक रिएक्शन के ही पार्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वाटर को मैंने बोला था जैसे कि आप ठंड के टाइम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी हम अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक जग लिया गया है, उसके अंदर वाटर रखा गया है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, जिसमें से एनोड और कैथोड जो है वो अटैच किए गए हैं। और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे एक के अंदर ऑक्सीजन हो गया, एक ट्यूब में ऑक्सीजन निकल गया अलग, एक में हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को अलग कर दिया गया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो H2O यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट जो है हमारा वो एक ही है, यानी कि वाटर। इसको जब इलेक्ट्रिक करंट दिया गया तो इसमें से 2 जो है प्रोडक्ट निकल के आए हैं, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको डिकम्पोज किया गया, इसलिए इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके बाद फोटोलाइटिक, जब सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कोई काम हो रहा हो, ठीक है, तो AgCl, ठीक है, इसको सनलाइट जब इस पर पड़ेगा तो ये एल्युमिनियम कह रहा हूं मैं, सिल्वर और जो है क्लोरीन इसमें से अलग हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा भी AgBr, इसके अंदर फिर से यानी कि सिल्वर ब्रोमाइन, इसके अंदर सनलाइट पड़ेगा तो इसमें भी देख रहे होंगे आप ये डिकम्पोज हो रहा है थ्रू सनलाइट, लाइट के द्वारा हो रहा है, यानी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जहां पर भी आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी वो ये कि रिएक्टेंट एक है जबकि प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, तो डिकम्पोज हो रहा है ये किसके द्वारा, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के द्वारा। नीचे 2 चीजें लिखी गई है, वो क्या है, देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर का हो जाता है जब वो सनलाइट के एक्सपोजर में आता है। मेन बात है, ये आपको ध्यान रखना है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर का हो जाता है, मतलब कलर चेंज हो जाएगा जब से ही उसके अंदर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन शुरू होगा, ठीक है। अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चलता था फोटोग्राफी के अंदर या आज के टाइम में भी, तो इसी रिएक्शन का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को अगर देखी होगी तो पीछे का बैकग्राउंड जो है उसमें ग्रे टाइप में आता है, जो कि इसी प्रकार से लिया जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही एक एक नंबर के सवाल में आ जाती है और आपको परेशान करती है क्योंकि आप इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से पढ़ाने का केवल यही मकसद है कि आप इन चीजों को देखें भी और सुनते भी रहें और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जहां समझना है आप दोबारा से चेक कर लिए वीडियो को, आराम से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ लिया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को पढ़ लिया। आगे चलते हैं, आगे हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर तीसरा टाइप हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जिसकी प्लेस को चेंज कर देना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया है ना, प्लेस को चेंज करना। यानी अब रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कोई एक एलिमेंट, ठीक है, विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। देखो जैसे आयरन है इसके अंदर, ठीक है, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या मिलाया गया, आयरन मिलाया गया। कॉपर सल्फेट में जब आयरन मिलाया गया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है कंपाउंड है कॉपर और सल्फर का, आयरन सिंगल सब्सटेंस है यहाँ पर। अब यहाँ पर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, केवल यहाँ पर आप क्या होगा, डिस्प्लेस होंगी चीजें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद देखा आपने कि आयरन जो है उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, जबकि SO4 के साथ कौन था, कॉपर था भाई साहब, उनके साथ ही तोड़ दी और बीच में घुस गया। कमाल है भाई साहब, कमाल है एकदम, है किसी की जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी के अंदर आयरन आया, लोहा पुरुष, और भाई साहब इसने कर दिया खेल, तलाक करवा दिया इनका, अलग हो गई है। क्या बना लिया इसने, आयरन सल्फेट। सल्फेट तो सल्फेट रह गया, कॉपर से आयरन हो गया ये, है कि नहीं। अब आपको किसी चीज की याद तो नहीं आ रही है, तो वो याद मत करना। यहाँ देखो क्या हुआ, किसने किसकी जगह बदल दी, आयरन ने कॉपर की जगह बदल दी। इसका मतलब आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, नहीं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तभी भाई ज्यादा बलवान व्यक्ति चाहिए तभी तो वो दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो कॉपर को इसने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। तो एक बार आपको यहाँ पर डिस्प्लेस देखने को मिल रहा है कि आयरन ने एक बार, यानी कि एक सब्सटेंस ने जो है अपना जो है प्लेस चेंज कर लिया, यानी
आयरन ने चेंज कर दिया प्लेस किसका, कॉपर का, उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और वो बनाता है आयरन सल्फेट। ठीक है, तो Fe इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन CO, डिस्प्लेट इज फ्रॉम CuSO4। जैसा कि मैंने आपको बताया, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए उसने जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया। एक और एग्जांपल है इसमें, अब हम क्या मिलाएंगे, जिंक। ये भी एक मेटल है, तो जिंक को जब कॉपर सल्फेट में मिलाया गया तो जिंक ने भी कॉपर को अलग कर दिया। भाई साहब क्या व्यक्ति है कॉपर की, तो जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई भी आ रहा है कॉपर को अलग कर दे रहा है, इसका मतलब है कि जिंक जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसने भी यहाँ पर अलग कर दिया। इसके बाद फिर मिलाया, इस बार हमने मिलाया कॉपर क्लोराइड के अंदर लीड को, लीड ने भी कॉपर को अलग कर दिया। क्या बात है, जिंदगी बर्बाद हो गई है इसकी, तो कहीं नहीं टिकने दे रहे। 3 बार शादी करी बेचारे ने, 3 बार टूट गई इसकी, तो है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट, बेदखल, देश निकाला दे दिया गया इसको, कोई भी आ रहा निकाल कर अलग कर दे रहा है। आयरन ने भी अलग कर दिया, जिंक ने भी अलग कर दिया और लीड ने भी अलग कर दिया। आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको क्या ध्यान देना कि अलग कितनी बार हुई है चीजें, एक बार। यानी रिएक्टेंट को देखना है, प्रोडक्ट को देखना है और देखना है कि भैया क्या बदला। अरे 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 अरे, लीड चिपक गया, कॉपर अलग हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक एलिमेंट यहाँ से अलग हो गया। किसने किसको अलग करा, तो लीड ने कॉपर को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया, क्योंकि भाई लीड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को अलग कर दिया। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हुई है तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे लिखा भी है, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसीलिए इन्होंने जो है कॉपर को अपने कंपाउंड से, उसके कंपाउंड से अलग कर दिया। ठीक है, तो भैया अपने कंपाउंड में बॉन्डिंग अच्छी रखना आप लोग। ठीक है, क्या सीखा आपने, ये सीखना इसके अंदर से। तो केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप जो कि था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को देखो और ये देखो कि किस एलिमेंट ने किस एलिमेंट को अलग करा। अगर एक बार किया है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर यही 2 बार कर देगा, ठीक है, अरे उछल का रहे हो रे बाबा, उछल का रहे हो, चलो आगे। अगर यही 2 बार हो जाए तो भैया क्या बोल देंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे बाप रे बाप, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में, क्या हुआ था, जब एक एटम ने या एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को अलग कर दिया। इसमें क्या होगा, जब 2 अलग अलग एटम्स जो है 2 अलग एटम्स को अलग कर देंगे, मतलब म्यूचुअली जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, इसका उसमें चला जाएगा, उसका इसमें चला जाएगा। भी अलग जिंदगी है यार, वहां कॉपर को भगा रहे थे, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज चल रहा है। देखो जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब देखो हमारे इसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर ये क्या बन जाता है, पान का पत्ता यार। हमारे रिएक्टेंट के अंदर आपको पता है ना, इधर वाले रिएक्टेंट होते हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, इसको नहीं भूलना। तो आपके रिएक्टेंट में पहले ध्यान देना है क्या क्या है आपके पास, सोडियम है, सल्फर है, मतलब सल्फर है, ऑक्सीजन है, बेरिलियम है, क्लोरीन है। प्रोडक्ट में भी क्या है, बेरिलियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है। ठीक है भाई, एलिमेंट आपको अब पता चलेगा। अब आपने देखा कि भैया यहाँ पर सल्फर के साथ यानी कि सल्फेट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सोडियम जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट के देखा, प्रोडक्ट में अरे 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 ये क्या हो गया, इसका सोडियम कहाँ चला गया रे बाबा, सोडियम निकल के चला गया क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन के साथ यहाँ देखो कौन चिपका था, बेरिलियम, ये चिपक के कहाँ आ गया, कमाल है भाई साहब, कहाँ आ गया ये, सोडियम के साथ। तो देखो 2 एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट, सोडियम ने और बेरिलियम ने, दोनों ने अपनी जगह बदली है प्रोडक्ट के अंदर। बेरिलियम सल्फेट के साथ चला गया और सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया। तो यहाँ पर 2 बार जगह बदली गई है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। देखो अब सोडियम ने किसने किसको अलग करा, ये आपको चेक करना है कि नहीं है। तो बेरिलियम ने सोडियम को हटाया, सोडियम ने बेरिलियम को हटाया, दोनों ने म्यूचुअली जो है एक्सचेंज कर लिया, आपस में अदला बदली कर ली। 2 बार अदला बदली हुई है, यानी 2 एलिमेंट में अदला बदली करी है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। अगर एक ने करी होती तो डिस्प्लेसमेंट, 2 ने करी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हुआ तो बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है वो इस रिएक्शन से निकलेगा, जो कि इनसॉल्युबल होगा, जो कि पानी में या उस चीज के अंदर घुलेगा नहीं, जैसा कि BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट
इसको प्रेसिपिएट कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आया यहाँ पर प्रेसिपिएट। ठीक है, देखो ये क्या चीज होगी, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिएट कहते हैं। इसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है, बेरिलियम सल्फेट। तो प्रेसिपिएट का साइन होता है ऐसे, नीचे की तरफ एरो करके दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ऊपर जो रिएक्शन हुआ है इसके अंदर एक प्रेसिपिएट बना है जो है बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, प्रेसिपिएट का साइन मैंने बता दिया। अब देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर कोई प्रेसिपिएट आपको निकलकर दिख जाए। प्रेसिपिएट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि उसमें घुलता नहीं है, व्हाइट कलर का होता है ये। ठीक है, देखो लीड नाइट्रेट, यहाँ पर रिएक्टेंट में है लीड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडीन, क्या बन गया, लीड आयोडीन पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये भी देखो एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, लीड अलग हुआ आयोडीन के साथ गया, पोटेशियम अलग हुआ नाइट्रेट के साथ आ गया। तो एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ ही साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकल के आया जो कि है लीड नाइट्रेट। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इसीलिए जो है इसको मिटा लेते हैं। हाँ, इसका ये एरो होता है इस तरह से जो है इसको दिखाया जाता है कि ये वाला जो हिस्सा है लीड आयोडीन ये प्रेसिपिएट है, और जिस भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिएट निकल के मिल जाए तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाता है। मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ तक तो अच्छे से समझ लिया होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर हम पीछे जाए फटाफट से और हम देखें शुरुआत से, भैया जा क्यों नहीं रहा, जलो ना यार, क्या कर रहे हो। हाँ, बहुत जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा भाई, जा रहा है। आ गया क्या, आया। अरे लाओ ना सर, क्या कर रहे हो। हाँ, ये रहा, आ गया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब क्या होगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलूंगा ताकि आपको ध्यान रहे, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कोई सिंगल प्रोडक्ट आपको ला करके देंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दो हो गए, इन्होंने मिलकर के बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक सब्सटेंस ला के दिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कोयले का जलना भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वाटर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और मजे की बात इसके अंदर आपको बताई गई थी वो ये था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब इसको व्हाइट वॉश यानी कि जब दीवार पर पेंट कर दिया जाता है, चूना लगा दिया जाता है, तो 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। और इसी 2-3 दिन के अंतर्गत वो जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि हमारी दीवारों को एक शाइनी फिनिश ला करके देता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, फिर हो गया हमारा डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक, जिसमें से हीट रिलीज होगी या एनर्जी कोई रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। और जब किसी रिएक्शन के अंदर हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा रिएक्शन करने के लिए, तो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, दूसरा टाइप जो था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके अंतर्गत इसी की बात की गई थी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, हीट के द्वारा, लाइट के द्वारा और जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो हीट के द्वारा इसको अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जिसमें हीट का इस्तेमाल किया जाता है अलग करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर रिएक्टेंट एक होते हैं और प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है किसी जो है सिंगल सब्सटेंस को अलग करने के लिए, सब्सटेंस नहीं बोलना चाहिए, रिएक्टेंट को अलग करने के लिए, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट आपको मिलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और अगर सनलाइट का इस्तेमाल किया गया है एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और इसमें मजे की बात ये थी कि सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, ठीक है, ये जो है जैसे ही सनलाइट के एक्सपोजर में आता है, सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये ग्रे कलर का हो जाता है, और इसी का इस्तेमाल जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल आज भी किया जाता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर तीसरा था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक रिएक्टेंट में से कोई एक एलिमेंट अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लेगा या किसी दूसरी की जगह को डिस्प्लेस करके अलग हटा देगा, जैसा कि कॉपर को हटा दिया था इन तीनों ने मिलकर के, जैसे कि आयरन, जिंक और लीड ने। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अगर आपको एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वहीं अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट डिस्प्लेस होते दिखेंगे तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिला था। ठीक है, और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत कहीं भी आपको कोई व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिला जो कि उसके अंदर इनसॉल्युबल है, यानी कि उसमें घुल नहीं रहा है, तो उसको प्रेसिपिएट कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन को जिसके अंदर प्रेसिपिएट भी मिल जाए आपको, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसका एग्जांपल नीचे दे रखा है, जैसे कि लीड आयोडीन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और साथ ही साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो दोनों ही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने इतना
पढ़ लिया है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, एक एलिमेंट है हमारा रिएक्टेंट में कॉपर, इसमें जोड़ा हमने ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में मिला हमारे को कॉपर ऑक्साइड। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रोडक्ट जो है ये A प्लस B मिलकर के बना रहे हैं C। भैया ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्या, है कि नहीं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है ये, और इसमें साथ साथ क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब कॉपर के अंदर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। या तो ऑक्सीजन किसी रिएक्टेंट में प्रोडक्ट के दौरान किसी एलिमेंट में जुड़ जाए, ऑक्सीडेशन, या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीडेशन। अगर 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 मगर नीचे एक बात लिखिए, पहले उसको देख लेते हैं। When copper is heated, a black color appears। जब कॉपर को जलाया जाता है, जलाया नहीं मतलब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो काले रंग जो है उसमें अपीयर होता है, देखने को आपको मिलेगा। If CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, इसको जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये दोबारा Cu जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन जो है वो टेक्स्ट जो है वापस हो जाता है। ये भी कमाल की बात है कि नहीं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो तो कॉपर वापस अपने कलर में आ जाएगा। अब देखो, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर क्या था, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर क्या बनाया हमने, कॉपर ऑक्साइड, इसका तो ऑक्सीडेशन कर दिया। अब इसी ऑक्सीडेशन हुए कॉपर का, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस से हमने रिएक्ट करा हीट करके, तो ये बन गया Cu। देखो यहाँ पर अलग हो गया ना, और वाटर इसमें से रिलीज हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो पहला वर्ड आया ऑक्सीडेशन। क्या होगा, या तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाए, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए प्रोडक्ट के अंदर, या उसमें से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेम चीज है, तो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल गया, रिडक्शन, सिंपल सी बात है। लेकिन किसी रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीज हो जाए, यानी किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो CuO कॉपर ऑक्साइड, इसी वाले एलिमेंट को मैंने उठा करके सॉरी रिएक्शन को यहाँ पर लिख दिया। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस को मिलाया गया तो कॉपर का कलर दोबारा ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो वापस अपने ओरिजिनल उसके अंदर आ गया। तो देखो CuO, एक तो ये रहा रिएक्टेंट, एक है हाइड्रोजन। अब इसको मिलाया गया हीट के द्वारा, क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन तो निकल गया और हाइड्रोजन में जाकर के चिपक गया, मतलब एक बार निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि प्रोडक्ट में बेसिकली हुआ क्या, तो Cu का रिडक्शन हो गया और H2 का ऑक्सीडेशन हो गया। सही बात है कि नहीं? एक ही साथ दो चीज देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो CuO यानी कि कॉपर का तो रिडक्शन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ गया, और किसी के साथ अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर तुम्हारे को ये दोनों चीज एक साथ दिख जाए उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया, जब किसी एक ही रिएक्शन के अंदर आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल जाए, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कॉरजन, ठीक है। ये क्या चीज होती है, संक्षारण बोलते हैं इसको हिंदी में, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। ये क्या चीज होता है, देखो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा। जब कोई एक मेटल, कोई एक धातु अपने आसपास के पदार्थ से अटैक में आती है, जब उसका उस पे, अब ये वो वाला नहीं, गन लेके नहीं घूमते अटैक, भैया डेफिनेटली बात है। एक लोहे की कील उठा करके तुम बाहर एटमॉस्फेयर में रख दो, तो एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं क्या है, मॉइस्चर पड़ा है। मॉइस्चर के अंदर क्या मिलेगा भाई, वाटर ड्रॉपलेट है, इसके अंदर वाटर है, ऑक्सीजन है, सब है। ये इसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, स्लोली करेंगे पर करेंगे जरूर, जंग लगा देंगे, रस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहला आपने देख ही रहे हो यहाँ पर, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है आयरन के अंदर, Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड कहते हैं इसको, ये बन जाएगा, ठीक है। तो लोहे पे जंग लगने पर वो किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। किस वजह से होता है भाई, इसका क्या हो गया, कोरोजन हो गया।
सिल्वर के ऊपर लगेगा तो ब्लैक कोटिंग चढ़ा देगा। तो देखते होंगे आपकी मम्मी वगैरह जो है चांदी की चीजों को चमकाती रहती है साबुन सुबुन से, ठीक है। और कॉपर पे होगा तो ग्रीन कलर की कोटिंग कर देगा। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी होगी, वो ग्रीन कलर की होगी, जबकि कॉपर बेसिकली किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। उस पे क्योंकि मॉइस्चर में वो पड़ा रहता है, आंधी तूफान बारिश सब कुछ उसके आसपास पड़ता रहता है, जिस कारण से वो जो है ग्रीन कलर का हो गया है। तो आपको ये तीनों के कलर याद रखने हैं कि आयरन पर अगर कोरोजन होगा तो उसको वो रेडिश ब्राउन करेगा, सिल्वर पर होगा तो उसको वो ब्लैक कलर का कर देगा, और कॉपर पे होगा तो उसको वो ग्रीन कलर का कर देगा, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, भाई लोहे पर जंग लगने से आप कैसे बचा सकते हो, तो भाई गैल्वेनाइजेशन के द्वारा बचा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो उसके सरफेस पर ताकि ऑक्सीजन का उसके साथ कांटेक्ट ना हो, या फिर सबसे अच्छा तरीका है पेंट कर लो, और लोग पेंट करते भी है। तो लोहे में जितना पेंट करोगे टाइम टू टाइम उतना लोहा जो है अच्छा चलेगा, वरना ऑक्सीडेशन उसका कोरोजन हो गया तो फिर वो खराब हो गया, ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा तो भी उसको वो क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो कोरोजन यानी कि संक्षारण आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसके बाद है रेंसिडिटी, ठीक है। देखो ये क्या चीज है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मतलब ध्यान नहीं है। रेंसिडिटी ये लास्ट पॉइंट है हमारी इस चैप्टर का, ठीक है। रेंसिडिटी, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिडेंट, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब ऑयल या फैट, खाने की चीज के अंदर ऑयल होता है और फैट होता है, जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, यानी कि खाने की चीजों में अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसकी स्मेल और टेस्ट जो है चेंज हो जाती है, ये आपको मालूम है। तभी आप खाना वगैरह जो बनाते हो खुला नहीं रखते, उसको रखो बाहर, अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो उसकी स्मेल, उसका हो सकता है स्मेल चेंज हो जाए या टेस्ट चेंज हो जाए, तभी आपका खाना खराब भी हो जाता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता, इसलिए फ्रिज में उठा के रख देते हो आप उसको, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट जो है ऐड किए जाते हैं खाने के अंदर ताकि उसको रेंसिडिटी से बचाया जा सके। अब जो पैकेट्स वाले चिप्स वगैरह आते हैं भाई, उसमें देखते होगे एयर भरी रहती है चिप्स में। लेस का पैकेट लिया 10 रुपए का खरीद कर, उसमें 2 रुपए की चिप्स नहीं होती है, 8 रुपए का हवा भरी होती है। अब आपको लगता है कि भैया हवा क्यों भर दी उसके अंदर, देखो वो कप की पैक हुई होती है चीज़ें, है उसके अंदर फैट्स ऑयल से बना हुआ है, अगर उसमें हवा नहीं भरेंगे तो उसमें ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से अगर गया तो वो उसको खराब कर देंगे, क्योंकि पैकेट का सामान है उसको काफी लंबे टाइम तक जो है रखना पड़ता है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो भर दी जाती है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला दिया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, जिस कारण जो है ऑक्सीजन किसी भी प्रकार से जो है उसमें रिएक्शन ना करे। तो खाने को बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए अच्छा तरीका क्या है, पैकेट वाले चिप्स वगैरह में क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन। N2 is added to packet of chips to prevent oxidation of fats and oils। तो रेंसिडिटी उसी के अंदर होता है, उस प्रकार के खाने में ही होता है जिसमें फैट और ऑयल हो, यानी कि तेल से बना खाना हो और उसमें कहीं ना कहीं फैट हो, तो उसका अंदर जो है ऑक्सीडेशन होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, आपको एयर टाइट कंटेनर में रखो, उसको फ्रिज में खाने को रखा जाता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट ना कर पाए, तो खाना खराब नहीं होता। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, इसलिए डाली जाती है ताकि ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट ना करे, नाइट्रोजन उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। इसी कारण जो है आपके चिप्स वगैरह जो एकदम चरचरा रहे होते हैं, जिसको आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी खरीद करके खा लेते हो। तो आपसे कोसना बंद करना कंपनी वालों को, वो अलग बात है कि भैया सच में 10 का माल 10 रुपए लेके 2 का माल पकड़ाते हैं, गलत बात है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि फिर आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। तो रेंसिडिटी क्या होती है आपको पता चलिए, खाने का खराब होना, किस प्रकार के खाने का खराब होना, जिसके अंदर फैट और ऑयल है, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, स्मेल बदल सकती है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर मिलाए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। चिप्स के पैकेट्स हो गए, बिस्किट्स वगैरह हो गए, जो भी ऐसा फूले फूले आपको दिखते हैं ना, पफ्स वगैरह जो भी चीजें आती हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो ऐड की जाती है ताकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो कि हमने पढ़ा है आज। तो हम चलें पहले पेज पे, बात तो एक ही है। तो जो चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर आपने अच्छे से सुना है इसको, और आशा भी करता हूँ इस चीज़ की कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, मैंने एक तरह से कहानी की तरह इसको बताने की कोशिश करी है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं किया मैंने, केवल इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि 2 घंटे आप इसी के अंदर लगा दें। इसको अगर एक बार आप सुन लेंगे तो आपको माइंड में डेफिनेटली याद ज़रूर रहेगा। तो इसको लाइक शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आया है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है, स्टडी व्लॉग एजुकेशन, ठीक है। तो वहाँ जाइए, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। हमारे और भी चैनल्स हैं, हमारे चैनल सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, आप उनको भी पसंद करेंगे जरूर। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो कर ही लीजिएगा, फ्री है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।